हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हालचाल आपके। हाँ बेटा, मज़े में हो। देखो देखिए बेटा, ठीक है, आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 10.2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में इसके उदाहरण करेंगे। और आप क्या करोगे, शेयर करोगे क्लास को, ठीक है। हाँ, इस क्लास को भी, प्रत्येक क्लास को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। हाँ, उन नालायक दोस्तों के पास। आगे बात में, ठीक है बेटा। चले फिर। देखो। हम्म। हाँ, 10 तक तो हो गए थे। ठीक है। हाँ, आज करते हैं इसके आगे के सवाल। देखो बेटा। हाँ, इसने बोला है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। इसका मतलब है एक वृत्त है आपके सामने, ठीक है। और उसके पक्ष में आपको क्या बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है। पहले तो वृत्त बना देते हैं हम। हाँ, देखो हमने एक वर्त बना दिया। और इसके परिगत देखो, देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको, इसके परिगत एक चतुर्भुज, ठीक है। अब ये तो ठहरेगा नहीं भाई, तो इसके परिगत एक चतुर्भुज बना देते हैं। देखो आप लोग, ये रहा, इसके परिगत हमने एक चतुर्भुज बना दिया। देखो, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। हाँ भाई, आ रहा है ना आपको समझ में। देखो भाई, हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। हर के परिगत हमने एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। देखो, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो हमने इस चतुर्भुज को नाम दे देते हैं भाई। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। आपको दिया है एक वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। ये कैसा चतुर्भुज है बेटा, समांतर चतुर्भुज है। आपको इस चतुर्भुज को सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। आगे बात में, समांतर चतुर्भुज क्या होता है बेटा। हाँ, जिसकी समूह भुजाएं क्या हो, समांतर हो। जिसकी समूह भुजाएं, ये भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा इसके समांतर होगी। समांतर चतुर्भुज की ये खासियत होती है, समूह भुजाएं समांतर भी होती हैं और साथ साथ में बराबर होती है। इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होती है। आगे बात समझ में। हाँ, आयत की तरह होती है, ठीक है। हाँ बेटा, देखो, ये होती है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। अब देखो। देखो, पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। आपको एक सम समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है। बेटा, जो दिया है वो लिख लेते हैं हमने। इस आपको दिया है, ठीक है। हाँ भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है। बेटा, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब है सम्मुख भुजाएं बराबर भी है और सम्मुख भुजाएं समांतर है। इसका मतलब है आपको दिया है, एक तरह से बोले तो आपको ये दिया है भाई, ए बी सम्मुख भुजाएं बराबर दे रखी, ए बी है सी डी के बराबर, और जो ए डी है वो किसके बराबर है भाई, जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। इसको दे देते हैं हम समीकरण एक। आगे बात समझ में। हाँ, समांतर चतुर्भुज दिया है, ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और आपको ये सिद्ध करना है ये कैसा चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज, सम सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब जानते हो, समान चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। इसका मतलब है आपको ये सिद्ध करना है, ए बी बराबर है बी सी, बी सी बराबर है सी डी, और सी डी बराबर है डी ए।
हाँ, आपको ये भुजा दे रखी है बेटा, इसने दिया है सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, और आपको क्या करना है, ये तो चीज़ आपको दे रखी है, और आपको कुछ करना है ऐसा कि चारों भुजाएं बराबर आ जाए। क्या आ जाए? चारों भुजाएं बराबर आ जाए। अब देखो, देखिए बेटा, एक बात बताओ, हम क्या करेंगे भाई, मान लेते हैं ये सम्मुख भुजाएं एक्स है, तो ये भी कितनी होगी? एक्स होगी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर दे रखी, ये एक्स है तो वो भी एक्स है, और ये वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा? वाई। तो हम क्या करेंगे बेटा, हाँ, इस अक्ष को y के बराबर कर देंगे, इस अक्ष को क्या कर देंगे? y के बराबर कर देंगे। हम कर देंगे भाई, अक्ष को y के बराबर कर देते हैं। आगे बस में एक ही काम करना है आपको, क्योंकि सम्मुख भुजाएं तो बराबर देर की है, देर का है ना, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब है सम्मुख भुजाएं बराबर देर की, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो हम ऐसा करेंगे बेटी, देखो देखिए बेटा, हाँ, x को y के बराबर कर देंगे। x को किसके बराबर कर देंगे? y को। अगर मान लेते हैं x 5 है, तो y का मान भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आगे बात सुन में, हमने मान लिया x का मान मान लेते हैं 5 है, इसका मतलब है y का भी मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी 5 है, और ये भी 5 है, और ये भी 5 है, और ये भी 5 है। तो इसका मतलब है चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी ना। बेस आपको यही करना है, x को y के बराबर करना है। आगे बात सुन में, देखो देखिए कैसे करते हैं हम। आगे बात सुन में, देखो, x को y के बराबर करना है, वो कर लेते हैं। देखो भाई, हाँ, देखो, इसका मतलब है आपको ये भुजा तो बराबर दे रखी, ये भुजा इसके बराबर दे रखी है, ठीक है, और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इस विपरीत साइड को बराबर करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्या है? स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, तो हम क्या करेंगे, स्पर्श बिंदु को पहले तो त्रिज्या से मिलाएंगे। स्पर्श बिंदु को किससे मिलाएंगे हम? भाई त्रिज्या से मिलाएंगे, ठीक है। ये हो गया पी बिंदु, इसको क्यों मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम? आर, और इसको क्या मान लेते हैं हम? एस, ठीक है। इनको क्या करेंगे? त्रिज्या से मिला देंगे, स्पर्श बिंदु को त्रिज्या से मिला देंगे, केंद्र से ला दिया। आगे बात सुन में, हाँ, स्पर्श बिंदु को क्या करेंगे? केंद्र से मिला देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारी रचना, ये हो गई हमारी रचना। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्यू आर एस को केंद्र से मिलाया, केंद्र से मिलाया, ठीक है। तो देखो इसकी उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, सिद्ध करते हैं भाई। अब एक बात बताओ, मैंने आपको, आपने पढ़ा है प्रमेय 10.2, वो बताती है भाई, आप कोई वर्त है, इसके बाह्य बिंदु से, इसके कोई बाह्य बिंदु है, यहाँ से आप स्पर्श रेखा खींचोगे, वर्त के बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचते हो, तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है? बराबर होती है। आपने ये पढ़ा है, कहीं सुना है क्या? हाँ, प्रमेय 10.2 है ये। तो अब एक बात बताओ, क्या ये बाह्य बिंदु है? क्या ये ए है? क्या बाह्य बिंदु है? इसका मतलब है स्पर्श रेखाएं बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब ये रेखा इसके बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए। लिख दो मैं, जो एपी है, एपी है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? एएस के होगा। भाई ये एक बाह्य बिंदु है, ए क्या है? एक बाह्य बिंदु है, इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हाँ भाई, देखो, अब मेरे को बताओ। हाँ, अब मुझे बताओ, ये ए है, ए बिंदु क्या है? बाह्य बिंदु है, ये है एक बाह्य बिंदु है इसकी तरह, तो इसका मतलब है स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होगी? बराबर होगी। मतलब ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी? बराबर ही होगी ना भाई। हाँ, बाह्य बिंदु से खींची गई वर्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है? बराबर होती है। प्रमेय हमारी 10.2 बताती है। क्या यह एक बाह्य बिंदु नहीं है क्या? आप बताओ मुझे, क्या यह बी भी एक बाह्य बिंदु है? बी, इसका मतलब है ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। इसका मतलब है
जो बीपी है, चाहे भाई जो बीपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू। जो बीपी है वो बी क्यू के बराबर होगा। अब एक और बात बताओ मेरे को, क्या ये सी बी एक बाह्य बिंदु है, क्या यह है एक सी बी क्या है, बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसका मतलब है जो सी आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू की। जो सी आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू की। आगे बात सुन में, ठीक है। इसी प्रकार बताओ, क्या यह डी बी क्या है, एक बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसका मतलब है जो डी आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी एस की। आगे बात में हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा भाई, ये है हमारी परमेय 10.2 से। आगे बात में थोड़ी हमारी 10.2 है वो बताती है बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। वही किया हमने, ये चारों की चारों ए बी सी डी ये क्या है, बाह्य बिंदु है। आगे बात में तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब देखो देखिए, क्या इसको देखो, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट तो होगी, ठीक है, उसको ए नाम दे देते हैं। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये क्या होगी फोर। तो ये चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ना आता है ना भाई, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। इसका मतलब है बराबर के इधर वाली पार्ट इधर जोड़ेंगे, बराबर के उधर वाले पार्ट उधर जोड़ेंगे। इसका मतलब है ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है, डी आर इक्वल टू, ठीक है। इधर जोड़ लेते हैं ए एस प्लस, ठीक है, सी क्यू प्लस डी एस, क्या हो जाएगा, डी एस। आप एक बात बताओ बेटा, क्या ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी इसको क्या लिख सकते हो, पूरा ए बी हो गया। ए पी प्लस बी पी को क्या लिख सकते हो आप, ए बी लिख सकते हो। ये हो गया भाई ए पी, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इसको क्या लिख सकते हो आप, सी डी लिख सकते हो भाई, सी डी इक्वल टू, उधर देखो देखिए ए एस कहाँ पे है, ए एस देखो ये रहा ए एस, और सी क्यू कहाँ पे है, ए एस, सी क्यू को मत देखो, ए एस और डी एस कहाँ पे है, ए एस और डी एस। इसको देखो आप, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस को क्या लिख सकते हो आप, ए डी लिख सकते हो, ए डी। और इसको देखो आप, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू इसको क्या लिख सकते हो आप, बी सी लिख सकते हो ना, प्लस बी सी। आगे बात में यहाँ तक कोई दिक्कत और कोई आपत्ति यहाँ तक, हाँ बेस हमने एक ही काम किया है बेटा, बाह्य बिंदु है ये ए बी सी डी, ठीक है। तो वहां पे स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, बेस बात खत्म, ठीक है। हाँ तो चार ही तो स्पर्श रेखा होगी, हाँ। तो अब इसका मतलब है ये देखो, तो इसको समीकरणों चारों समीकरणों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये कंक्लूजन आएगा, ठीक है। अब देखो देखिए, अब आपके सामने ये है भाई ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब एक बात बताओ मेरे को, हाँ इधर देखो ए बी और सी डी, समीकरण ए से देखो ए बी और सी डी क्या है, बराबर दिया हुआ है, ए बी और सी डी क्या है, बराबर दिया है। इसका मतलब है सी डी की जगह हम ए बी भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम, क्योंकि ए बी और सी डी तो बराबर है, क्योंकि समूह भुजाएं बराबर दे रखी है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है ए बी और सी डी बराबर है, तो इसे सी डी की जगह आप ए बी लिख दो या ए बी की जगह आप सी डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो ए डी, क्या देखो ये ए डी है, ए डी और बी सी तो बराबर है, ए डी और बी सी तो बराबर है, देखो ए डी और बी सी बराबर है आपके सामने, ए डी और बी सी बराबर है। या तो इस ए डी की जगह बी सी लिख दो या इस बी सी की जगह आप ए डी लिख दो। तो मैं ये काम करूँगा, ए डी की जगह क्या लिख दूँ मैं, बी सी, और ये बी सी अपनी जगह ही है। एक बार बताओ कितना हो गया ये, 2 ए बी इक्वल टू 2 बी सी। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है दोनों साइड में, कट गया। इसका मतलब क्या है आपके सामने,
ए बी बराबर है बी सी। इसका मतलब समझे क्या आप, ए बी बराबर है बी सी। अब एक बात बताओ मेरे को, आपको तो पहले ये दे रखा था, आपको ये पहले ही दे रखा था जो ए बी और सी डी समूह भुजाएं तो बराबर दे रखी थी। ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 ही होगा, होगा ना भाई। ये समूह भुजाएं तो बराबर दे रखी है। अब आपने ये सिद्ध कर दिया जो ए बी है वो बी सी के भी बराबर है, जो ए बी है वो बी सी के भी बराबर है। इसका मतलब ये 5 है तो ये भी कितना हो गया, 5 ही होगा, 5 ही होगा ना भाई। और आपको ये दे रखा है जो बी सी हो और ये ए डी ये क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब है देखो चारों भुजाएं बराबर आ गई, आगे बात में। अरे चारों भुजाएं बराबर आ गई ना बेटा। तो इस बात को तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको उदाहरण देके समझाया है। आगे की बात समझ में। तो इसका मतलब है ये एक समचतुर्भुज बना दिया हमने। देखो समचतुर्भुज हो गया। तो आते हैं, लिख दो आप, आते हैं ए ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है बी सी। देखो ए बी किसके बराबर है, बी सी के। और आपको पता है ये बी सी, बी सी किसके बराबर है ना, ए डी के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी बराबर है ए डी के। और ए बी किसके बराबर है, सी डी के। ये आगे चारों भुजाएं बराबर। बेस ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। हाँ ये कहाँ से लिखा हमने, ये कहाँ से लिखा भाई, ये हमने लिखा है समीकरण ए से, समीकरण ए से। भाई समीकरण ए का उपयोग किया है ना, सी डी की जगह आपने ए बी लिखा है और ए डी की जगह आपने बी सी लिखा है यहाँ से, आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया जाए, बस एक ही कॉन्सेप्ट लगा इसमें, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है, बस बात खत्म, ठीक है। नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं भाई। हाँ देखो नेक्स्ट सवाल बहुत प्यारा है, दुल्हरा है, ठीक है, गजब का सवाल है, आगे बात में। हाँ बेटा देखो पहले आप क्या करते हो, ऐसे सवालों को देख के आप घबरा जाते हो, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। अरे बेटा आपको पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, उसका एक डायलॉग है, उसने जाते जाते एक डायलॉग दिया है मोदी जी को, देखे देखो देखिए कौन सा डायलॉग है, मैं आपको सुनाता हूँ, देखो। ये डायलॉग है भाई, आपने सबसे पहले घबराना नहीं, देखो देखिए, एक मिनट, सबसे पहले आपने सबसे पहले घबराना नहीं, देख लिया आप लोगों ने। हाँ ये महान, ठीक है, मान तो क्या बोले इसको, ले बेस, आपने सबसे पहले घबराना, एक मिनट रुकोगे, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हाँ भाई नहीं घबराएंगे, हम नहीं घबराएंगे भाई, हम नहीं घबराएंगे, सवाल को देख के हम नहीं घबराएंगे, ठीक है। आगे बात सुन में बेटा बेस, आप क्या करते हो बेटा, मैथ के सवालों को देख के घबरा जाते हो, हाथ पैर वहीं पे फूल जाते हैं आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं, ठीक है। हाँ तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं, ठीक है। आगे देखो, हाँ जैसे जैसे सवाल बोले बस थोड़ा सी दिमाग चाहिए इसमें, और कुछ नहीं चाहिए। अब इसने बोला है 4 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्ग के परिगत एक त्रिभुज है। एक क्या है बेटा, 4 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्ग है, उसके परिगत एक त्रिभुज है एबीसी, मतलब उसके चारों साइड में एक त्रिभुज है एबीसी। तो एक काम करते हैं, पहले तो 4 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बना लेते हैं। यार जरूरी थोड़ी है 4 सेमी का, अपने हिसाब से कितना भी बनाओ, ठीक है। एक वर्त बना दिया भाई हमने, वर्त बना दिया, देखो दिखाई दे रहा आपको, ये है, हाँ भाई हमने एक वर्त बना दिया। और इसके परिगत, इसने बोला है एक त्रिभुज है एबीसी, इसके परिगत एक त्रिभुज है एबीसी, तो वो भी बना लेते हैं भाई, इसकी बात मान लेते हैं हम, हाँ मान ले क्या, चलो भाई मान लेते हैं, आपने बोला है तो मान ही लेते हैं। इसके परिगत एक त्रिभुज है ए बी सी, लो भाई हमने इसके परिगत बनाना है, बन जाएगा क्या हमसे ये, इसके परिगत एक त्रिभुज बनाना है, चलो देखते हैं क्या रहता है माहौल। देखो भाई
एक मिनट रुकोगे भाई, ठीक है। हम्म। इसके परिगत, ठीक है, एक त्रिभुज बनाना है, तो मैं ये काम करता हूँ। लो भाई, एक त्रिभुज बना दिया हमने, बना दिया आपने। हाँ, एक त्रिभुज के परिगत, एक त्रिभुज के परिगत आपने क्या बना दिया। हाँ, एक वर्त के परिगत आपने एक त्रिभुज बना दिया भाई, ठीक है। इसका साहित्य सेंटर पॉइंट यही रहेगा, केंद्र बिंदु यही रहेगा ना भाई। देखो इसका केंद्र बिंदु ये हो गया। ओ, हाँ। अब आपने इसके परिगत एक त्रिभुज बनाया है, ए, ए और सी। इसके परिगत एक त्रिभुज है भाई ए बी सी, ठीक है। बना दिया आपने एक त्रिभुज ए बी सी बना दिया, ठीक है। इसने बोला है इस प्रकार खींचा गया है कि बी डी, इसका मतलब बी डी और सी डी, देखो देखिए इसने इस प्रकार खींचा गया है कि बी डी और सी डी कुछ है, देखो कोष्टक में दे रखा है, स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी को विभाजित करता है। इसका मतलब है एक स्पर्श बिंदु है यहाँ पे डी, यहाँ पे क्या है बेटा, डी है, जो बीसी को क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब हो गया दो भागों में बांट रहा है, विभाजित करता है, इसको दो भागों में बांट रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है इसने दिया है, देखो बीडी की लंबाई, बीडी की लंबाई दी है क्रमशः 8 सेंटीमीटर। जो बीडी है वो कितनी सेंटीमीटर है भाई, 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और सीडी की लंबाई कितनी है, देखो क्रमशः दे रखी है सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है भाई। आगे बात समझ में। तो आपको ए बी, आपको ये ए बी और ए सी ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी और ए सी ज्ञात करना है। आप एक बात बताओ मेरे को बेटा, आपने प्रमेय 10.2 देखिए, किसी वर्त है, इसके बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब है ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, बराबर होगी ना। किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब है बेटा ये तीनों की तीनों प्राणी बाह्य बिंदु है, ये जो तीनों के तीनों प्राणी है ये क्या है, बाह्य बिंदु है। आगे बात में, इसका मतलब है ये 8 है ना। बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये 8 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी भाई, 8 सेंटीमीटर होगी ना भाई। हाँ, यहाँ पे डी है तो इसको नाम दे देते हैं, ये भी भाई स्पर्श बिंदु ही तो होंगे। ये हो गया ई और ये हो गया एफ। इसका मतलब है ये 8 है बी डी, तो ये बी ई वो भी कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होगी, बराबर होगी। क्या ये भी एक बाह्य बिंदु है, इसका मतलब सी डी 6 है, तो इसका मतलब ये भी 6 होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब देखो देखिए ये भी एक बाह्य बिंदु है, ये भी क्या है, एक बाह्य बिंदु है। आगे बात समझ में। तो एक बात बताओ, इसकी लंबाई आपको दे नहीं रखी, इसकी लंबाई आपको दे नहीं रखी है, तो इसका मतलब है हम इसको अक्ष मान ले, ए ई को अक्ष मान ले, तो ए एफ भी कितना हो जाएगा, अक्ष ही होगा, क्योंकि ये है एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इतना काम कर लोगे बस, फिर तो आंसर ही आ गया, ऐसे मान समझ लो, ठीक है। देखो भाई, हाँ देखो भाई, इधर देखो, हम्म, लिख लेते हैं भाई, जो दिया है वो आप लिख लेना, क्योंकि मेरे यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। आपको दिया में तो लिखना है, एक ओ केंद्र वाला त्रिभुज है, वर्त है, और इसके परिगत एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, ए बी और ए सी, ठीक है। वैसे दिया है ज्ञात करना है वो तो आपको इस सवाल में लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप उत्पत्ति देखो, आप ये लिखो, जो बी डी है, पहले तो ये लिख लेते हैं, जो बी डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई, ठीक है। रचना तो लिख के लेते हैं, ठीक है। चलो उत्पत्ति बाद में करेंगे, रचना तो लिख लेते हैं, ठीक है। देखो जाहिर सी बात है ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। ये क्या है बेटा, स्पर्श बिंदु है। तो आपको पता है स्पर्श बिंदु को त्रिज्या से मिलाओगे, भाई स्पर्श बिंदु को किससे मिलाओगे, आप त्रिज्या से तो जरूर मिलाओगे, मिलान तो करोगे ना। तो हमने क्या किया कि इस स्पर्श बिंदु को त्रिज्या से मिला दिया, और इस स्पर्श बिंदु को त्रिज्या से मिला दिया, और इस स्पर्श बिंदु को क्या कर दिया हमने, त्रिज्या से मिला दिया। दूसरा काम क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे बताओ, हाँ, दूसरा काम आप लोग ये करोगे,
हम्म, देखो भाई, हाँ दूसरा काम ये करोगे, जो बाकी के पॉइंट है इसको भी केंद्र से मिला दो, सभी को केंद्र से मिला दो, सेंटर से मिला दिया आपने। देखो, ये आपको पहले रचना करनी है, ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ तो हमने क्या किया रचना में, हमने रचना में ये किया है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु ई एफ को केंद्र से मिलाया। आगे बात सुन में, और क्या किया आपने, हाँ हाँ, बिंदु तथा बिंदु तथा ई को भी किसे मिलाया भाई, केंद्र से मिलाया, ठीक है। बाकी बात समझ में, हाँ अब देखो उपपत्ति, अब उपपत्ति देखते हैं। देखो भाई उपपत्ति, हाँ अब एक बात बताओ, जो देखो आपने लिखा है ये आठ है तो ये भी आठ है, ठीक है, वो लिखना तो पड़ेगा, डायग्राम में तो दर्शा दिया आपने। तो इसका मतलब है जो बी डी का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी ई के, बी ई के बराबर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बेटा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार जो सी डी का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो सी डी है, ये भी क्या है, बाह्य बिंदु है ना सी, तो सी से खींची गई स्पर्श रेखा सी डी और सी एफ, सी एफ, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो देखिए बाह्य बिंदु लो ए, तो ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। ए ई किसके बराबर है, ए एफ के, और कितना है भाई, ये एक्स है, जो कि हमने माना है, ठीक है। कितना है, माना है, इसको हमने माना है ना भाई, ये एक्स है, देखो माना। तो देखो ये कहाँ से आया भाई, इसको तो समीकरण एक नाम दे देते हैं। चलो समीकरण की कहाँ जरूरत है इसको, हाँ ये आया कहाँ से, ये आया भाई यहाँ से, प्रमेय प्रमेय 10.2 से, ठीक है। प्रमेय 10.2 बताती है हमें बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। यहाँ पे ए भी बाह्य बिंदु है, बी भी बाह्य बिंदु है, और सी भी क्या है, एक बाह्य बिंदु है, ठीक है। अब देखो देखिए हम क्या करेंगे बेटा, आपको तीन त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वही देखना है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वही देखना आपको। देखो एक त्रिभुज तो आप ये देखो, दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज तो आप लोग ये देखो, लो भाई लो, एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ए ओ बी, ठीक है, एक तो त्रिभुज ये, और दूसरा त्रिभुज देखो आप लोग, दूसरा त्रिभुज देखो आप लोग, ये ए ओ सी दिखाई दे रहा है भाई, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दो नाटक कर रहा है भाई, ए ओ सी दिखाई दे रहा है। हम्म, ओ हाँ तीन त्रिभुज दिखाई देंगे आपको, देखो देखिए मेरी नज़रों से देखोगे तो आपको तीन त्रिभुज दिखाई देंगे, ठीक है। हाँ एक और दिखाई नहीं दे रहा, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, क्यों चिंता कर रहे हो आप लोग, देखो एक ये रहा, दिखाई दे रहा है तीनों त्रिभुज, जो दिखा रहा हूँ उसी को देखना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन छोटे छोटे तीन त्रिभुज आ रहे हैं आपके सामने, ये छोटे छोटे तीन त्रिभुज आ रहे हैं, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बड़े वाले दो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा या नहीं होगा, मुझे एक बात बताओ। आपने देखा है एक त्रिभुज बनाया आपने, बनाया अभी भी, ये इसका केंद्र पॉइंट है। अब एक तो त्रिभुज ये हो गया भाई,
क्या ये 3 त्रिभुज है? एक त्रिभुज तो आपके सामने ये है, और एक ये है, और एक ये है तीनों त्रिभुज। इसका मतलब है तीन छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। भाई तीनों छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब है हमें इस पूरे प्रश्न में एक ही काम करना है, एक तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और तीनों छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आगे बात में, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तीन छोटे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा या ना होगा, तो इसलिए हम ये काम करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे? ये काम करेंगे। ठीक है, आगे बात में देखो, देखो इसका मतलब है, देखो, हाँ, तो एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालते हो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो, आपको पता होगा जो आधार लेते हो, ये मान लेते हैं आपका आधार ये है, तो ऊंचाई इसके ऊपर बिल्कुल लंबवत होती है। ऊंचाई क्या होती है? इसके ऊपर लंबवत होती है। जो आधार लेते हो उसकी लंबवत ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होती है ना भाई। आगे बस में मान लेते हैं आपके सामने ये त्रिभुज है, इसका आप आधार ये है, आधार ये है, तो ऊंचाई कौन सी होगी? अरे अब आधार के ऊपर ही तो ऊंचाई लंबवत होती है। हाँ, हाँ, तो ये इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, देखो इसका कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने समझाया आप लोगों को। अब देखो, पहले ये काम करता हूं मैं, तीनों छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। आगे बात में, हाँ अब कर लेते हैं। आप देखो त्रिभुज, आप ये देखो भाई, त्रिभुज ए ओ बी में, देखो त्रिभुज ए ओ बी में, हाँ, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं भाई, एरिया निकाल रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है। अब एक बात बताओ, आपको पता है ये केंद्र से ये त्रिज्या है भाई, ये तो त्रिज्या है ना, देखो ई ओ, ये तो 4 है, ये भी कितना है? 4 है, ये तो सारी त्रिज्या है ना। हाँ, तो अब देखो इसका क्षेत्रफल आप निकालते हो, देखो इसका क्षेत्रफल निकालते हो, क्या होगा? 1/2। आधार कितना है? देखो इस त्रिभुज का ए ओ बी, इस त्रिभुज में देखो इसका आधार कितना है? इसका आधार है बेटा 8 + x। कितना है आधार? 8 + x। इसका आधार तो है 8 + x। हाँ, अब तो इसकी ऊंचाई कितनी है? मैंने बताया ना, आधार के ऊपर जो लंबवत साइड होती है वही क्या होती है? इसकी ऊंचाई। इसका मतलब ये इसकी ऊंचाई है भाई, है इसकी ऊंचाई ये इसकी ऊंचाई है भाई। ये आधार है, आधार के ऊपर जो लंबवत साइड होती है, आपको पता है ये लंबवत है, तो इसका मतलब ये ऊंचाई होगी ना, ई ओ। हाँ, ई ओ कितना है? 4 है। अब देखो ये 2 से कट रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया? 2 कोष्टक 8 + x, ये है। हाँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे हम त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी में इसका एरिया निकालेंगे भाई, त्रिभुज ए, त्रिभुज ए ओ सी का क्या होता है? एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बताओ 1/2 तो आ ही गया। आधार कितना है इस त्रिभुज में? देखो ए ओ सी में, देखो आप लोग आधार कितना है? 6 + x। आधार कितना आया भाई? 6 + x। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपको पता है, आधार के ऊपर जो लंबवत साइड होती है वही क्या होती है? ऊंचाई होती है। इसका मतलब ये ऊंचाई होगी इसकी भाई, ये ऊंचाई होगी ना इसकी, ई ओ ओ अप। तो इस ऊंचाई कितनी है भाई? 4 है। अब देखो ये 2 से कट रहा है, कट रहा है नहीं, ये कट गया 2 बारी, तो इसका मतलब आ गया, हाँ कितना है इसका क्षेत्रफल? 6 + x। आगे बात समझ में? हाँ, अब देखो, देखिए अब नीचे वाला त्रिभुज है छोटा वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं भाई त्रिभुज बी ओ सी में, इसका एरिया निकाल लेते हैं, त्रिभुज बी ओ सी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है भाई? देखो आधार, आधार देखो इस त्रिभुज का
8 और 6 कितना हो गया 14। ठीक है, ऊंचाई कितनी है भाई इसकी ऊंचाई, देखो ऊंचाई आधार के ऊपर जो लंबवत साइड होती है वही तो ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये कितना है 4, देखो ये 2 से कट गया, तो ये कितना आ गया 2 × 14 कितना आ गया 28। ठीक है, हाँ मात्रक भी लगा सकते हो आप सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी मात्रक क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है वर्ग मात्रक में आता है, स्क्वायर में आता है ना, इसलिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो आपने तीनों छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया। देखो क्षेत्रफल तो आपने निकाला है, हाँ ये निकाला ना इसका क्षेत्रफल 2 * 8 + x, और इसका क्षेत्रफल आपने निकाला है 2 * 6 + x, और इसका निकाला है आपने 28 निकाला है, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला है। अब देखो इस तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग, हाँ बड़े वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग के क्या होगा बराबर होगा। अब देखो हम क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी, बड़ा वाला ये है ना त्रिभुज ए बी सी में। देखो आपको पता है कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, आप बताओ मेरे को, कोई बताएगा मेरे को त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बताओ। हाँ ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब बताओ ये साइड कितनी है x + 8 है, ये तो है 8 + x, और ये कितनी है 6 + x, और ये कितनी है भाई 14 है। तीनों साइड देर की हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तो है हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन के सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पहले तो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, आपको पता है ना एस, एस होता है ना अर्ध परिमाप, कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दो a + b + c, तीनों भुजाओं को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। a का मान कितना है देखो 8 + x, और b का मान कितना है भाई, b का मान, ये भुजा तो होगी a, ये भुजा मान लेते हैं b, और ये भुजा होगी c। ठीक है, हाँ बताओ तीनों भुजाओं का योग करना है और 2 का भाग लगाना है तब अर्ध परिमाप आता है। हाँ b भुजा कितनी है भाई 6 + x, और c भुजा कितनी है +14। ठीक है, अपॉन 2, इसका मतलब ये कितना हो गया, देखो x और x कितना हो गया, देखो x और x कितना हो गया भाई 2x हो गया। हाँ ये देखो 14 और 6 20 और 8 28, 28 हो गया ना, 28/2, ये 2 का दोनों में डिवाइड लगा दो, या क्या कर लो ऊपर में से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में से क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तो x बच जाएगा, और 14 में 28 में से 2 निकालोगे, 2 का निकालने का मतलब है 28 को ले सकते हो आप 14 × 2, इसका मतलब है 2 तो बाहर आ गया, तो कितना बचा 14, और नीचे कितना है भाई 2 है, इसका मतलब ये हो गया, तो इसका अर्ध परिमाप आया भाई x + 14। आगे बात में अर्ध परिमाप इसका आया x + 14। अब देखो देखिए हम लगाएंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र है ना क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, तो हम किसका एरिया निकाल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा अरे s कोष्टक s - a s - b और s - c, ये होता है ना भाई हीरोन का सूत्र। अब देखो रख दो इसमें मान, s का मान कितना है, s क्या है अर्ध परिमाप, s का मान आया भाई आपके सामने आया है x + 14, x + 14। अब देखो हाँ s - a, इसका मतलब है s का मान लिख दो, s का मान है x + 14, इसमें से a घटाओ, इसमें से a घटाओ, a कितना है, a है आपके सामने भाई 8 + x है। ठीक है, यही तो है a, s - a। अब आगे चलना है आपको, s - b। ठीक है, s का मान रख देते हैं x + 14 माइनस b, b का मान रख देते हैं भाई, b का मान कितना है 6 + x,
आगे बात में। हाँ, एस माइनस सी, तो एस का मान रख देते हैं एक्स प्लस 14 माइनस सी। सी का भी मान कितना है 14, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, ऊपर लिख देते हैं भाई, यहाँ पे अड़चन आ रही है हमारी। ये हो जाएगा 8 + x, तो ये साइड हमारी ए थी, ठीक है। हाँ, s माइनस सी, देखो s माइनस क्या है, c है, तो यहाँ पे s का मान रख दो। s का मान कितना है x प्लस 14 माइनस सी, सी भी कितना है 14। आगे बस में देखो बेटा, ये है s, ये यहाँ पे भी क्या आ गया s, s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी। आगे बात में तो आप देखो ये प्लस का और माइनस का तो कट गया। आगे बात में ये देखो, आगे देखो, अब आगे इधर तो चल रहा है आपके x प्लस 14। अब आपको पता है भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जाहिर सी बात है माइनस हो तो ब्रैकेट में डालोगे ना इसको, s माइनस ए को, तो माइनस को खोलोगे, ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इधर तो है भाई x प्लस 14, इसको इधर तो है x प्लस 14, तो ब्रैकेट को खोलोगे ये माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस का 8 और माइनस का x, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार अगले ब्रैकेट को खोलो, x प्लस तो 14 है ही, ये ब्रैकेट को खोलोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का x, और आगे कितना बच गया, देखो 14 से 14 कट गया, कितना बच गया x बच गया भाई, ठीक है। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, और ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ठीक है। अब देखो आप लोग, ये हो गया भाई x प्लस 14, यहाँ पे कितना बच गया, हाँ पता है ना आपको, 14 में से 6 जाएगा, हाँ 8 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बच गया, और यहाँ पे हाँ 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और उधर कितना बच गया x। आगे बस में, हाँ तो ये आया आपके सामने ये, तो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना आया, मैं लिख देता हूँ ढंग से, x प्लस 14, हाँ कितना हो गया ये, 8 सिंह होता है ना 48, 48x, ठीक है, 48x। तो ये भाई बड़े वाले त्रिभुज का एरिया आ गया, और ये छोटे वाले त्रिभुजों का एरिया आ गया। अब देखो, देखिए आपको पता है तीनों छोटे वाले त्रिभुजों का एरिया बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के क्या होगा, बराबर होगा, जाहिर सी बात है होगा ना। तो बेस वही काम करेंगे हम, देखो, ठीक है। लेते हैं हम, हाँ तो हम करेंगे भाई, जो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया है, हाँ, हम्म, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज है ना, लिख देता हूँ पूरा मैं कंप्लीट, जो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया है, त्रिभुज ए बी सी, तो इन तीन छोटे छोटे त्रिभुज है ना, छोटे छोटे त्रिभुज, उनके बराबर होगा ना। हाँ, एक तो त्रिभुज हमारा था एरिया, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया तीनों छोटे वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा, त्रिभुज ए ओ बी और एरिया ए ओ सी, ये निकाला था, और एरिया, हाँ हाँ, इस बड़े वाले त्रिभुज का एरिया इस तीनों छोटे वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा ना। देखो ये तीनों छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कौन सा है, ये देखो ये रहा। हाँ, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया तीनों छोटे वाले त्रिभुज के एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना निकाला आपने, देखो ये रहा, ये निकाला ना आपने। हाँ ये निकाला आपने, कितना है ये, अंडरूट एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाई 48x, इधर ये कितना है, ए ओ बी का एरिया कितना है, ए ओ बी का एरिया है 2 कोष्टक 8 + x, इसका एरिया कितना है 2 कोष्टक 6 + x,
आगे बात में। और इसका एरिया कितना है भाई, हाँ ये ना 28 प्लस 28। आप देखो भाई 28 को क्या लिख दो आप, 14 गुणा 2 लिख दो, ये बराबरी तो है 2 गुणा 14। अब एक बात बताओ मेरे को, देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है और 2 इसके भी पास में है, तो 2 को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ मांग लेते हैं 2 तो इसे x प्लस 14, सभी से मांगे ना, कोई नाराज नहीं होगा। 48x, तो 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया भाई, 8 प्लस एक्स और प्लस 6 प्लस एक्स और प्लस 14, ये बचा ना। हाँ अब देखो, हाँ ये हो गया x प्लस 14 मल्टीप्लाई 48x 2 कोष्टक। हाँ अब एक बात बताओ मेरे को, 14 और कितना हो गया ये 20 है ना, 14 और 6 20 और 8 कितना हो गया 28। अब बताओ एक एक्स और एक एक्स, ये भी एक एक्स है और ये भी क्या है एक एक्स है, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है भाई, 28 को क्या लिख सकते हो 14 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो, इस इधर से भी क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं भाई 2 कॉमन। 48x, 2 तो पहले बैठा था बाहर और इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे भाई, ये 2 तो पहले बैठा है बाहर और इसमें से ब्रैकेट में से क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 28 में से 2 कॉमन आ जाएगा, 28 को क्या ले सकते हो 14 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ऐसे नहीं ये 2 बार आ जाए वो 8 बज गया है ना, ऐसे भी नालायक गधे होते हैं। हाँ तो 28 को क्या ले सकते हो बेटा 14 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा। हाँ तो कितना बचेगा 14, और इधर से देखो 2 तो बाहर आ गया, कितना बचा x बचा, आगे बस में। और आपको पता है, दुनिया जानती है इधर से अंडरूट को हटाओगे तो उधर क्या लगेगा स्क्वायर, इसका मतलब है x प्लस 14 मल्टीप्लाई 48 x इक्वल टू, यहाँ पे लग जाएगा 4 कोष्टक 14 प्लस एक्स। हाँ आपको पता है इधर से आपने अंडरूट हटाया तो उधर देखो ये 2 2 4 लिख दिया मैंने, इधर से अंडरूट हटाओगे तो उधर क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा भाई स्क्वायर लगेगा, लगेगा ना। हाँ x प्लस 14 मल्टीप्लाई 48x इक्वल टू है, देखो ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इस कोष्ट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स, स्क्वायर कर देते। हाँ अब एक बात बताओ मेरे को, इसमें है मल्टीप्लाई में है, ये कब से ब्रैकेट मल्टीप्लाई में चल रहा है तो इसको भाग में भेज दे भाई, है ना, भाग में भेज देते हैं, ठीक है। इधर क्या बचेगा 48x 16, स्क्वायर हो किसी की पावर स्क्वायर हो तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, और स्क्वायर हो 2 का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है तो 8 को क्या लिख सकते हो आप 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो इसी प्रकार ये स्क्वायर है और मैंने बोला है ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ पे भेज दो इसको भाग में। तो देखो ये x प्लस 14 से और x प्लस 14 से ये कट गया भाई, कट गया नहीं, ठीक है। अब देखो ये 16 किस में है भाग में, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो किस में जाएगा ये डिवाइड में, 48x बटा 16 और उधर कितना बच गया भाई 14 प्लस एक्स, ये बचा ना देखो। तो यहाँ से भाई हम x का मान निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से किसका मान निकालेंगे हम x का, हो गया 16 का भाग लगाओगे इसमें 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स। अब आपको तो x का मान निकालना है, ये x का प्राणी उधर बेटा इधर लेके आ जाते हैं, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, तो 2x इक्वल टू 14 और x का मान कितना गया 14 बटा 2, तो x का मान आया आपके सामने 7, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। और ये x है क्या, आपने देखा है ये x है क्या भाई, ये x है, आपसे पूछा है शुरू में, आपसे क्या पूछा है भाई वो देखो, आपसे ये पूछा है देखो, हाँ भाई आपसे शुरू में पूछा है ए बी और ए सी की लंबाई ज्ञात करो। क्या ए बी क्या है, ए बी था आपके पास x प्लस 8, ये था ना ए बी, पूरे ए बी को क्या लिखोगे x प्लस 8, x प्लस 8।
देखो एक्स का मान 7 निकाला है और 8 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है आपसे ए सी। ए सी का मान कितना है एक्स प्लस 6। एक्स का मान 7 आ गया और 6 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। आगे बात में अरे ए बी और ए सी का ही तो मान पूछा आपसे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है इस एक्स का मान निकालना है। इस एक्स का मान निकालना भाई ए बी पूछा है इसे तो आर तो पता है आपको, तो ये तो मान पता नहीं है तो एक्स का मान निकालेंगे। और ए सी के लिए आपको ये 6 भी पता है वो ये एक्स पता नहीं है तो हमने एक्स का मान निकाला है। आगे बात में किसका मान निकाला है एक्स का मान निकाला है। तो आपको इसके लिए क्या करना है बेटा, तीनों छोटे वाले त्रिभुजों का एरिया बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के क्या करना है इक्वल करना है। ठीक है, आगे बात में तब आपके जाके एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, देखो हाँ भाई देखो मैं आपको समझा देता हूँ हमने क्या किया है। पहले तो हमने क्या किया कि हाँ देखो पहले ये किया है। देखो हमने क्या किया कि आप आपने जो त्रिभुज बनाओगे इसके वर्त के परिगत एक त्रिभुज बनाओगे तो ये वर्त को 3 बिंदु पे क्या करेगा स्पर्श करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये स्पर्श बिंदु आपको दे रखा है ये डी है ना। तो हम कौन से कम है हमने ई और अप और ले लिया क्योंकि ये भी क्या है स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दिया और ये बाकी के पुराने बच्चे इनको भी क्या कर दिया हमने केंद्र से मिला दिया। तो इसका मतलब है 3 त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज बने। ठीक है, तो आपको क्या करना है इन तीनों त्रिभुजों का एरिया निकालना है अलग अलग और एक बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकालना है। आगे बात समझ। तो इसका मतलब है एक बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 3 छोटे वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर ही होगा। ठीक है, तो हम किसी भी बड़े वाले त्रिभुज देखो हमने पहले निकाला ए ओ बी, इस त्रिभुज का ए ओ बी इसका एरिया निकाला है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो ये हो गया, ऊंचाई क्या होगी आधार के ऊपर जो लंबवत होती है वो क्या होती है ऊंचाई होती है। बेस आपको भी पता है स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या क्या होती है लंबवत होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, हाँ हाँ देखो हाँ अब देखो इसका भी एरिया निकालेंगे हम। आधार कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4। और इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका आधार तो 14 है और ऊंचाई कितनी है 4 है, निकाल दिया। और बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, तीनों भुजा देर की हो तो हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, हीरोन का सूत्र ये एस वाला एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं तीनों भुजाओं को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। बेस आगे बात सुनने। तो हमने मान रखा है यहाँ से, फिर हमने क्या किया कि बड़े वाले त्रिभुज का एरिया, हाँ फिर हमने ये किया भाई बड़े वाले त्रिभुज का एरिया तीनों छोटे वाले त्रिभुजों के एरिया के योग के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, हाँ तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन करके हमने एक्स का मान निकाल लिया। ठीक है, और ये एक्स का मान हमने यहाँ पे रख दिया। तो हमसे ए बी और ए सी तो पूछा है, ए बी है x+8 तो x का मान यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे x का मान रख दिया तो ए सी आ गया। ठीक है बेटा, हाँ ओके चले फिर आगे। हाँ इस चैप्टर का आखिरी सवाल है भाई, देखो हाँ ये क्या बोल रहा है वो देखो आप पहले। देखो ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपर्क कोण अंतरित करती है। तो हम क्या करेंगे बेटा एक वर्त बनाएंगे और इसके मतलब समझते हो ना कब से परिगत वर्ड आ रहे हैं, मतलब इसके चारों साइड में क्या बनाना है हमें एक चतुर्भुज बनाना है। वर्त के परिगत हमें एक चतुर्भुज बनाना है भाई। ठीक है, बना देते हैं और क्या है, कब से चिल्ला रहे हो। तो हमने एक वर्त के परिगत हमने क्या बना दिया एक चतुर्भुज बना दिया। हाँ भाई देखो हमने क्या किया कि वर्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया है। क्यों नाटक कर रहा है भाई। हम्म, तो हमने एक वर्त के पहले परिगत चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बन गया भाई।
ठीक है, बन गया। तो आपने इस वर्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया है, तो आपने देखा होगा कि ये वर्त को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। वर्त को क्या करेगा भाई, ये स्पर्श करेगा। ठीक है, देखो मैं स्पर्श करा देता हूँ इसको, तो नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी। अब जाहिर सी बात है ये वर्त को चार जगह स्पर्श कर रहा है, इसका नाम दे देते हैं हम पी, इसका नाम दे देते हैं हम क्यू। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं इसको, क्यू। और इसका नाम दे देते हैं एस, आर। और इसका क्या नाम दे देते हैं हम, एस नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका केंद्र बिंदु। तो इसने बोला है भाई वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं मतलब सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं केंद्र पे क्या बनाती है, संपूरक कोण बनाती है। इसका मतलब है, इसका मतलब है ये भुजा केंद्र पे ये कोण बनाएगी, ये वाला, ये वाला कोण बनाएगी। ये भुजा केंद्र पे ये कोण बनाएगी, और ये भुजा, ये भुजा केंद्र पे ये कोण बनाएगी, कोण बनाएगी। हाँ, जो सम्मुख भुजाएं होती है बेटा, ये केंद्र पे संपूरक कोण बनाती है। इसका मतलब है इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना आ जाए, 180 आ जाए। ये हो गया केंद्र ओ। बेटा या तो आप ये दोनों सम्मुख भुजाएं ले लो, या फिर आप ए बी और सी डी ले लो। ये सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं का मतलब हो गया सम्मुख भुजाएं। आप सम्मुख भुजाएं केंद्र पे क्या बनाती है, संपूरक कोण बनाती है। इसका मतलब है ये भुजा केंद्र पे ये कोण बनाएगी, वो भुजा केंद्र पे ये कोण बनाएगी। इसका मतलब है बेटा इन दोनों का योग अगर 180 आ गया, इन दोनों का योग यदि 180 आ गया, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे की संपूरक है, संपूरक बनाती है। इसका मतलब है दोनों कोणों का योग 180 होता है, तभी तो संपूरक होगा। ठीक है, तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रचना कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम, रचना कर लेते हैं भाई। देखो कैसी रचना है, देखो मैं समझा देता हूँ। स्पर्श बिंदु को मिला दो, जितने भी स्पर्श बिंदु है उसको मिला दो, ऐसे मिला दिया आपने, आगे बात समझ में। हाँ, अब देखो, देखिए कितने कोण बन गए, देखो नाम दे देता हूं मैं, नाम दे देते हैं भाई, कितने कोण बन गए ये। ये हो गया बेटा कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, 8 कोण बन गए। अब एक बात बताओ, आपने बचपन में पढ़ा होगा अभी अभी, ठीक है, थोड़े दिन पहले, हाँ, परमे 10.2, परमे 10.2। एक बात बताओ मेरे को, परमे 10.2, परमे 10.2 ये बताती है भाई, हाँ, वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसके अलावा बाह्य बिंदु से किसी वर्त पे आप क्या खींचोगे, स्पर्श रेखाएं खींचोगे। क्या खींचोगे भाई, स्पर्श रेखाएं खींचोगे, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर बाह्य बिंदु को आप केंद्र से मिला देते हो, बाह्य बिंदु को आप केंद्र से मिला देते हो, तो इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम का मतलब है, इसका मतलब है ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर हो जाएगा। बेटा बाह्य बिंदु को अगर केंद्र से मिलाते हो, तो वो केंद्र को दो बराबर भागों में बांट देता है। देखो देखिए, हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे इसको। कोई भी एंगल ले लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं भाई, देखो ये ले लेते हैं, ये त्रिभुज, ठीक है, 1 और 8 वाला, देखो एंगल 1 और 8 वाला, ये हो गया भाई डी, और ये हो गया एस, और ये क्या हो गया आर। किसी एक को कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज, देखो ये देखो डी एस आर, ये है ना, ये केंद्र बिंदु O हो गया। हाँ, अब देखो, तो आपको क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं भाई। आपको ये सिद्ध करना है, हाँ, सम्मुख भुजाएं केंद्र पे संपूरक कोण बनाती है। ये भुजा कौन सा कोण बनाएगी भाई, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और ये भुजा सी डी, सम्मुख भुजाएं है ना, सी डी कौन सा बनाएगी भाई, एंगल सी ओ डी। इसका मतलब है इन दोनों का योग हमें कितना, 180 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, हाँ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी।
भाई ये भी क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। ये सम्मुख भुजाएं कौन केंद्र पे ये कौन बनाएंगी, ए ओ डी, और ये भुजा कौन सी कौन बनाएगी, ए ओ सी। इसका भी योग 180 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब है सम्मुख भुजाएं केंद्र पे संपूरक कोण बनाती है। संपूरक का मतलब हो गया दोनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, तो हमें क्या कर रहा हूं भाई, उत्पत्ति कर लेते हैं, ठीक है। रचना में लिख दोगे भाई, क्या मैं भी लिखूं ये भी चीज, रचना में लिखना है आपको। स्पर्श बिंदुओं को, स्पर्श बिंदु लिख दो पी क्यू आर एस, स्पर्श बिंदुओं को हम केंद्र से मिलाते हैं, ठीक है। आगे बात में, हाँ। अब देखो, अब एक त्रिभुज पकड़ो, त्रिभुज पकड़ो, ये तो दो त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ये हो गया ऊपर वाला डी ओ एस, है ना, ओ वह त्रिभुज, त्रिभुज डी आर ओ, दोनों त्रिभुजों को देखो, इन दोनों त्रिभुजों को, एक तो ये त्रिभुज है आपके सामने और एक ये त्रिभुज है आपके सामने, इन दोनों त्रिभुजों को देखो गौर करके, ये त्रिभुज है। हाँ, अब आपको पता है ये त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब है ये 90 डिग्री का होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। जो एंगल है डी एस ओ, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी आर ओ, दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री से। क्यों, परमेय 10.1 से, परमेय 10.1 से। अब देखो, हाँ, क्या ये भुजा दोनों में कॉमन आ रही है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी डी ओ कॉमन आ रहा है और इस त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, डी ओ कॉमन आ रहा है। डी ओ इक्वल टू है डी ओ, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है भुजा, ठीक है। हाँ, अब क्या है बेटा, त्रिज्या, देखो ये भी त्रिज्या है ना, एस ओ और ओ आर, भाई एस ओ और जो आर ओ है ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है। भाई त्रिज्या तो बराबर ही होती है हमेशा, कहीं से नापो, त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो आपने एक रोज देखा होगा, यदि दो समकोण त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है तो वो क्या, कौन सा रोल लगता है, आर एच और एस। देखो, आर का मतलब हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री वाला, आगे बात सुनने। और एच का मतलब हो गया हाइपोटेनियस कर्ण, कर्ण बराबर होना चाहिए। तो देखो, देखिए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है डी ओ, और इसके भी 90 के सामने वाली भुजा कितनी है, डी ओ। देखो ये हाइपोटेनियस बराबर है, कोई भी एक साइड, एस का मतलब हो गया ये साइड, देखो इसकी ये साइड और इसकी ये साइड क्या है, बराबर है, एस ओ। तो ये हो गया बेटा आर एच एस, सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता से, आरएचएस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। दोनों त्रिभुज डी डीएसओ किसके सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज डी आर ओ। इसका मतलब है इसका ओ और इसका ओ एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है इसका ओ एंगल ये और इसका ओ एंगल ये दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। इसका मतलब है ये एंगल कितना है बेटा, एक है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल एक ही तो है, और ये एंगल कितना है, 8 है। इसका मतलब है एंगल एक और एंगल 8 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आप बाकी के सभी को लिख दो इसी प्रकार। देखो, का मतलब है एंगल एक और एंगल 8 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल एक और एंगल 8 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखो, एक और 8 बराबर हो जाएगा, और इसी प्रकार अगर हम सी बिंदु लेते हैं, आपको पता है ये क्या है, बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु को आप केंद्र से मिलाते हो ना भाई, तो ये दो बराबर कोणों में विभाजित होता है। इसी तरह देखो, बाह्य बिंदु को आप केंद्र से मिलाओगे तो ये ओ को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब 1 और 8 बराबर होगा ना, उसी प्रकार ये 2 और 3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे बात सुन, क्योंकि बाह्य बिंदु केंद्र से मिलाता है तो ये दो त्रिभुज बनते हैं, ये दो कोण आएंगे भाई। एक तो ये कोण, देखो एक तो ये कोण और एक ये कोण, एक तो ये कोण और एक ये कोण क्या होगा, बराबर ही होगा ना, ठीक है। इसका मतलब है एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। हाँ, इसी प्रकार देखो ये भी क्या है, बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाते हो तो ये दो को बराबर भागों में बांटता है।
इसका मतलब है जो 4 और 4 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा ना। एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, ठीक है। एंगल 4 5 के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार एक बात बताओ आप, हाँ ये भी क्या है, एक बाह्य बिंदु है, इसको आप केंद्र से मिलाते हो, बाह्य बिंदु को आप केंद्र से मिलाते हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम होते हैं तो इसका मतलब ये 7 और 6 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसकी, इसी तरह, ठीक है। आगे बस में, हाँ इसलिए जो 6 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 7 के, ठीक है। क्यों बराबर किया हमने, इसी प्रकार, ठीक है, इसी। आगे बात में, हाँ तो हम क्या करेंगे, अब बताओ देखिए, अब एक बात बताओ मेरे को, इतनी बात आगे समझ में बेटा, इसमें आपको एक ही ध्यान रखना है, अगर आप बाह्य बिंदु केंद्र से मिलाते हो तो ये दो सर्वांग सममें को विभाजित हो जाता है। ये जो त्रिभुज है दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है, इसका मतलब है ये कोण बराबर होंगे। आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब है 1 और 8 बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, एक बाह्य बिंदु है, इसको केंद्र से मिलाओगे तो ये दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 3 बराबर हो जाएगा। और केंद्र को आप देखो, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाते हो ना तो दो कोणों में बराबर भागों में बांट देता है, इसका मतलब 4 और 5 बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार 6 और 7 बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब एक बात बताओ, क्या पूरा सर्किल, पूरा गोल सर्किल, ये पूरा गोल कितने का होता है, पूरे कोण 8 के 8 कोण, आपको पता है टोटल 8 के 8 कोण, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 8 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरे कोण मिलके एक सर्कल बना रहे हैं। आगे बात में, पूरे कोण को जोड़ोगे तो एक सर्कल बन गया ना, ये पूरे कोणों को, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका मतलब है ये पूरा गोल बन गया, ठीक है। तो ये, हाँ पूरे ऑटो एंगल का कोण कितना होगा, 360 होगा। अब देखो देखिए आपको क्या चाहिए, हाँ आप ये देख रहे हो ना ए बी और सी डी, ए बी और क्या देख रहे हो आप, सी डी। तो ए बी में कौन सा एंगल आ रहा है, देखो ए बी में 5 और 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें 5 और 6 चाहिए। और सी डी में देखो, सी डी में कितना आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, सी डी में कितना आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। इसका मतलब हमें ये कोण चाहिए, इसके अलावा सभी को गायब कर देते हैं, ठीक है। आगे बात सुन में, हाँ तो एंगल 1 रख दिया, एंगल 2, देखो एंगल 3 की जगह, एंगल 3 की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल 2 लिख सकते हो ना यहाँ पे, एंगल 2। और एंगल 4 की जगह, और एंगल 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल 5। और ये 5 अपनी जगह ही है। और एंगल 6, 6 भी अपनी जगह ही है, 6 को चेंज नहीं करना है ना। एंगल 7 को क्या लिख सकते हो आप, एंगल 7 को आप 6 लिख सकते हो, ठीक है। एंगल 7 को आप 6 लिख सकते हो। और एंगल 8 को क्या लिख सकते हो आप, एंगल 1, 360। भाई देखो हम ये निकाल रहे हैं ए ओ बी और सी ओ डी, इसका मतलब ए ओ बी में कौन सा एंगल आ रहा है, ए ओ बी, इसमें 5 और 6 आ रहा है। और सी ओ डी इसमें कौन सा आ रहा है, 2 और 1 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। हाँ तो इनको तो रखना ही है भाई, बाकी को ये एंगल नहीं लेना आपको, तो चेंज कर दो, यहाँ पे बदल दो। अब बताओ, ये हो गया एंगल 1 और ये भी हो गया एंगल 1, ये 2 बार है ना, तो इसको मैंने लिख दिया 2 एंगल 1। ये 2 भी कितनी बार है, 2 बार है ना। और ये 5 भी कितनी बार है, 2 बार है। और ये 6, ओ 7 को चेंज नहीं किया क्या मैंने, ये होगा भाई 6। ये 6 भी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। ये 6 भी है, 2 बार है, ठीक है। ये हो जाएगा भाई 360। अब देखो सभी में से 2 कॉमन ले लेते हैं, सभी में से क्या ले लेते हैं भाई, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा एक एंगल, 2 एंगल, 5 और 180। ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको भाग में भेज देंगे। हाँ अब एक बात तो एंगल 1 और 2 को क्या लिख सकते हो, एंगल 1 और 2 को, इसको आप पूरा लिख सकते हो ना, सी ओ डी। भाई इसको तो सी ओ डी लिख सकते हो, ई। 5 और 6 को क्या लिख सकते हो, 5 और 6 को क्या लिख सकते हो, अब ए ओ बी लिख सकते हो पूरा, ए ओ बी, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं इसको ए ओ बी, 360/2, क्योंकि ये 2 गुणे में है तो भाग में तो भेजोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 180।
80। देख लो आप, इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया, 180 आ गया। AOB प्लस COD का योग कितना आ गया, 180 आ गया। अब इसी प्रकार आप लिख दो, इसी प्रकार भाई ये भी क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, ये भी क्या है, सम्मुख भुजाएं। बेटा आपने 5 और 6 को रखा है, 1 और 2 को रखे हैं। इसी प्रकार आप इनको 7 और 8 को रखते, और 4 और 3 को रखते। आगे बात सुन में, यार इनको कर देते गायब, तो ये रिलेशन किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है ना यहाँ पे। आगे बात सुन में, हाँ तो इसी प्रकार आप लिख दो AOD प्लस BOC, इसका भी योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ बेटा देखो एक बार आप वापस समझ लो इसको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बेटा आपको एक ही ध्यान रखना है, अगर बाह्य बिंदु को आप केंद्र से मिलाते हो तो ये जो केंद्र O को है ये 2 बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। देखो हमने सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध कर लिया, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हो, इसी प्रकार आप इसको भी, आप इसी प्रकार आप इसको भी क्या कर सकते हो, सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो ये बाह्य बिंदु है, आप इसको केंद्र से मिला रहे हो, तो इसका मतलब है ये 1 और 8 क्या होगा, बराबर होगा। ये भी क्या है, एक बाह्य बिंदु है, इसको आप केंद्र से मिला रहे हो, तो इसका मतलब है ये 2 और 3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 5 बराबर हो जाएगा, 6 और 7 बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सुन ले। हाँ अब आपको पता है पूरा सर्किल कितना होता है, 360 होता है। पूरा सर्किल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, हाँ अब देखो आपको मैं ये समूह भुजाएं AB और CD का निकाल रहा हूँ, तो AB और CD में कौन सा एंगल आ रहा है, देखो AB, A तो भुजा ये कौन बना रही है भाई, ये 5 और 6, ये बना रही है ना भाई 5 और 6, और CD कौन सा कौन बना रही है, ये 1 और 2 वाला बना रही है ना, 1 और 2 वाला, 1 और 2 वाला बना रही है। ठीक है, हाँ तो इनको तो रखना है, बाकी को गायब कर दो। बाकी का गायब कहाँ से होगा, यहाँ से। ठीक है, आगे बात सुन में, हाँ ठीक है, तो इनका योग कितना आ गया भाई, 180 आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, अगर आपको क्लास समझ में आती है तो इसको शेयर करो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब कराओ। ठीक है भाई, ओके बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू। इसके उदाहरण में मिलते हैं। ठीक है, आगे क्या मिलेंगे, इसके उदाहरण में मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।